नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चुनाव, नगर निकाय के चुनाव पूरे हो गए, नतीजा भी आ गया है और बीएमसी जो एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानी जाती है बजट के हिसाब से भी और एक मिनी सरकार के तौर पर भी उसे देखा जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही बनेगा। लगातार पिछले 30 साल से शिवसेना का वहाँ पर कब्जा था, शिवसेना का वहाँ पर मेयर बनाया हुआ था, लेकिन इस बार शिवसेना वहाँ पर गायब हो गई है। मेयर उनका नहीं होगा, वापसी हुई है लेकिन कमज़ोर वापसी हुई है, इसलिए मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। लेकिन मसला सिर्फ बीएमसी का नहीं है, बीएमसी की बात तो करें। जो 29 नगर निकायों के चुनाव हुए उनमें से भी 23 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। नागपुर जैसी जो नगर निकाय है या पुणे में है, पिंपरी चिंचवाड़ में है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ पर आगे बढ़ती गई है। तो इसको एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो चुनाव थे वो पूरी तरह से हाइपर लोकल इलेक्शन लड़े गए थे, क्योंकि मराठा और मराठी दो बड़े मुद्दे यहाँ पर हो गए थे। और जो ठाकरे ब्रदर्स है, यानी शिवसेना के जो दो नेता हैं, उद्धव ठाकरे साहब और मनसे के नेता राज ठाकरे, दोनों लोग साथ आ गए थे मराठी वोटर्स को साथ करने के लिए, एकजुट करने के लिए। और उन्होंने पूरे इलेक्शन में कोई और इशू नहीं बनाया, सिर्फ मराठी को इशू बनाया। लेकिन लगता ऐसा है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने उसके इस एजेंडा को खारिज कर दिया, क्योंकि वैसे भी मुंबई में 38 से 40% मराठी हैं, बाकी 40% उत्तर भारतीय है, या कहिए कि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती सब मिलाकर यानी नॉन मराठी हैं, और 20% के करीबन मुस्लिम्स हैं। तो मनसे को और उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि दोनों मिलकर ये जो 40% 38% वोट है मराठी का, वो कब्जा कर लेंगे और वो करीब करीब 64 सीटें होती हैं और 30 सीटें होती हैं मुस्लिम डोमिनेंस की, तो वो 100 सीटों के आसपास आ जाएंगे और कांग्रेस भी उसमें जुड़ जाएगी। कांग्रेस को 13 सीटें 15 सीटें मिल रही हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जो निकायों के चुनाव हुए उसमें भी शिवसेना गायब हो गई है, एक तरह से बहुत कमजोर हो गई है। तो इस जो चुनाव हैं जिनमें ये सारा काम हुआ, इसके क्या मायने क्या है? पहली बात तो जैसा जिक्र किया गया कि इन चुनावों में कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, यानी प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी या पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब या योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मुंबई नहीं पहुंचे। इस पूरे इलेक्शन को हाइपर लोकल रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह आशंका थी कि यदि बाहर से लाए गए तो कहीं ठाकरे ब्रदर्स उसको गुजराती वर्सेस मराठी ना बना दे, या योगी या उत्तर प्रदेश से गए तो वो उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी ना बना दे। इसलिए पूरा इलेक्शन देवेंद्र फडणवीस के कमान पर, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा गया। और देवेंद्र फडणवीस, वैसे तो मैं कहता रहा हूं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता साबित हुए हैं, जब उन्होंने शिवसेना को बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में ला दिया था। मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को साथ लाए और कहां पर आ गए। शिंदे साहब को भी लग रहा था कि उनका जलवा बढ़ता जाएगा, लेकिन 90 में से उनको कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। 30-35% सीटें उनको मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभर कर आई, इसलिए मेयर वहां पर बनेगा। शिंदे साहब उस समय कह रहे थे कि देखते हैं चुनाव के नतीजों के बाद, उनको लग रहा था कि ठाकरे ब्रदर्स के मुकाबले में वो हो जाएंगे। तो अब तो 2-3-4 सवाल हो गए। एक और बड़े नेता हैं जो चाचा भतीजा, शरद पवार साहब और भतीजे अजीत पवार साहब। अजीत पवार अभी तक तो एनडीए के साथ थे, लेकिन इस इलेक्शन में वो चले गए गोदी में शरद पवार जी के, और उन्होंने उनके साथ चुनाव लड़ा। जो पिंपरी चिंचवाड़ जैसी सीट जो नगर निकाय है उसमें भी उन्होंने उनके साथ चुनाव लड़ा। उनको लगा कि यहाँ तो जीत ही जाएंगे, लेकिन वहां पर हुआ नहीं। और बीएमसी में तो ढूंढते ढूंढते नाम बड़ी मुश्किल से आया। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, 74,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है। गोवा, मेघालय, हिमाचल जैसे 8 राज्यों के बजट से ज़्यादा बजट बीएमसी का। 1,15,000 तो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी राज्य सरकारों में भी नहीं होते इतने, तो इसलिए बड़ा है। पूरी मुंबई उसमें आती है, पूरी मुंबई की इकोनॉमी उसमें आती है। मुंबई देश का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर भी है,
और मुंबई पर कब्जा, यानी अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पर हो गई है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पीएमसी की सरकार, और निकायों में भी 29 में से 23 निकायों में। तो मोटे तौर पर सब जगह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कब्जा हो गया है। बीएमसी के जो सवाल हैं वो तो अब बाद में करेंगे, आज तो चुनाव का है। तो एक तो देवेंद्र फडणवीस को बधाई, देवा भाऊ ने इसमें कमाल कर दिया, वो मराठी हिंदू को मेयर बनाना चाहते हैं। अब कौन मराठी हिंदू मेयर बनेगा वो देखेंगे, लेकिन उन्होंने ये चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में तो प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, योगी जी और लोग तमाम नेता वहां गए थे, लेकिन ये चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा। तो अब एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया। चलिए छोड़िए, आज इस सवाल को नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब योगी आदित्यनाथ के साथ क्या देवेंद्र फडणवीस को रखा जा सकता है खड़ा करके। और बहुत सारे लोगों ने कहा साहब देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि संघ चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो क्या कद और बढ़ गया देवेंद्र फडणवीस का? महाराष्ट्र से अब दिल्ली आने की तैयारी हो रही है, ये एक तो बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अब ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं जो अकेले भी चुनाव जिता सकते हैं, अपने दम पर चुनाव जिता सकते हैं? ये तो अकेले उनके दम पर चुनाव लड़ा गया, मतलब संगठन और वो सब तो है ही, लेकिन नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब थे। तो ये देवेंद्र फडणवीस की इकलौते व्यक्ति की कमाई है, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं शिंदे और ठाकरे ब्रदर्स की, शिवसेना की। तो क्या शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका है? और मुंबई में भले ही उनकी लाज रह गई हो, 60-70 सीटें आ गई हों, 75 सीटें आ जाएं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से वो गायब हो गए और अब केवल मुंबई में रह गए। तो क्या उनको ये समझ में आएगा कि मराठी भाषा को लेकर ही देश की या प्रदेश की राजनीति को नहीं चलाया जा सकता? और क्या राज ठाकरे के आने से मराठी वोटर तो जुड़ा, लेकिन मुस्लिम वोटर क्या उनके साथ नहीं गया? क्या उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है? क्या कांग्रेस के साथ जब वो नहीं गए तो कांग्रेस के पास जो मुसलमान वोटर गया, यदि वो तीनों लोग मिल जाते या दोनों लोग मिल जाते तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी और शरद पवार साहब भी आ सकते थे। तो शिवसेना का तो हिसाब किताब ये हो गया, उद्धव ठाकरे किससे गर्जना करेंगे? अब बात करते हैं तीसरे नेता की, अजित पवार साहब। अजित पवार और शरद पवार जो चाचा भतीजे ने अलग अलग पार्टी बना ली थी, अलग अलग हो गए थे, एक की घड़ी चल रही थी, एक की तुतारी बज रही थी, लेकिन दोनों की आवाज बंद हो गई। तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या शरद पवार साहब अजित पवार साहब के साथ आ जाएंगे और सुप्रिया सुले अजित पवार के खांचे में आकर क्या एनडीए में आ जाएंगी? कहीं तो जाना होगा। और फिर राज्य सुना मैंने मुंबई से बारामती में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बताया कि बारामती के जो नेता हैं, जो वैसे तो अपने आप को बड़ा नेता हमेशा से मानते रहे हैं, कहते रहे हैं, लेकिन अब राज्यसभा में जाने का भी मुश्किल हो गया है। तो क्या राज्यसभा में जाने के लिए वो तुतारी कहीं और बजेगी दिल्ली आकर? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो इन चुनावों के नतीजों से बाद में निकल कर आएगा कि क्या शरद पवार अजित पवार अब एक साथ होकर एनडीए के साथ आ जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी कहेगी अजित पवार साहब को कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, उनका तो हाल खराब हो गया। वो तो नवाब मलिक के चक्कर में उन्होंने देवा भाऊ ने उनको कहा कि नवाब मलिक नहीं चलेंगे। अजित पवार ने कहा कि नहीं देवा भाऊ, नवाब मलिक तो चाहिए ही। वो अलग चुनाव लड़ने चले गए, अलग चुनाव में बस्ता रह गया खाली, थैला हो गया खाली। तो अब अजित पवार की जरूरत है कि नहीं है एनडीए सरकार में? भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब क्या दोनों मिलकर ही सरकार चला लेंगे? और अगर अजित पवार साहब बाहर गए तो जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है अक्सर कि उनके यहाँ पर फाइलें बंद नहीं होती हैं, जांचें बंद नहीं होती हैं, जांच जो होती है ईडी की जांच वो बंद नहीं होती है, वो कब चालू हो जाए? ऐसे ही सवाल मुंबई से बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे, तो ये सवाल भी है। तो अजित पवार शरद पवार साहब का क्या होगा, ठाकरे ब्रदर्स क्या करेंगे, और शिंदे साहब को थोड़ा सा आराम से रहना होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो बड़े भाई के तौर पर पूरी तरह से काबिज हो गए। चलते चलते एक और बात कर लेते हैं, करनी चाहिए ना, कांग्रेस की बात। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लेकिन उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कोई। मुझे एक सवाल बहुत अच्छा किसी ने पूछा
कि भाई साहब आप मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह पर कांग्रेस की चर्चा करते रहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, पूछते रहते हैं बार-बार। आप मुझे महाराष्ट्र में, मुंबई में कांग्रेस का एक नेता का नाम बता दीजिए। मेरी तो जनरल नॉलेज ही इतनी नहीं है अच्छी, तो मैं बता नहीं पाया। उन्होंने कहा आप चिंता छोड़िए, बहुत सारे लोग नहीं बता सकते कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेता कौन है। तो जब कांग्रेस का नेता का पता नहीं कांग्रेस को, तो वहां पर वो चुनाव कैसे लड़ेगी, क्या करेगी। और अब यदि वोट चोरी की बात, चुनाव आयोग की बात करें तो उसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस के भविष्य का क्या होगा? विधानसभा चुनावों में नहीं, लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं, विधानसभा में तो बिल्कुल हालत खराब। और यहाँ बीएमसी और नगर निकायों के चुनाव में बिल्कुल साफ हो गई है। तो एक राज्य में और उनका किला पूरी तरह से धसक गया। शिवसेना का किला तो ढह ही गया, कांग्रेस का किला भी धसक गया, जो अंदर बैठ गया। तो कांग्रेस आगे क्या करेगी, किस तरह से वो चुनाव को आगे लड़ेगी, किस तरह की राजनीति करेगी, जो इंडिया गठबंधन है उसका क्या होगा। और एक बात और चलते चलते मुस्लिम वोटर्स की, तो क्या मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ खड़े रहे? क्या शिवसेना ठाकरे बंधुओं के साथ वो चले गए, या वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे और इसलिए ओवैसी साहब के साथ या कुछ और जो लोग थे उनके साथ चुनाव लड़ा, या शिवसेना के व्यवहार से, राज ठाकरे के साथ आने से, कांग्रेस के अलग होने से मुस्लिम वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि उन्हें बीजेपी से नाराजगी को खत्म करना पड़ा होगा और एक सुलह का रास्ता निकालना पड़ेगा, उनके साथ चलकर मेन स्ट्रीम में राजनीति में उनको आगे आना होगा, सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब आना शुरू होंगे। सवाल जवाब आना शुरू होंगे कि नहीं होंगे, सवाल जान के बढ़ते जाएंगे। और क्या दिल्ली में, भारत में, देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की चिंता बढ़ सकती है देवभाव को लेकर? ये भी एक सवाल है। अभी अभी किसी ने मुझे मैसेज करके बताया। तो देखते हैं, चलिए क्या होगा। नई सुबह हुई है, महाराष्ट्र में एक नई सुबह है, मुंबई को एक नया मेयर मिलने वाला है। तो क्या मुंबई की हालत सुधरेगी, सड़कें ठीक होंगी, जल जमाव कम होगा, गड्ढे खत्म होंगे, और जो 74,000 करोड़ का बजट है वो मुंबई को चमकाने में काम आएगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।